इसको उन्होंने बांटा प्री कन्वेंशनल स्टेजेस पे, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये अलग अलग स्टेज है आपके पास। कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ दैट इज गावा। गावा जो है ये आपको काम करता है हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी के पेपर में, सैम्पलिंग रिलेटेड सवाल कुछ ना कुछ आ जाता है। तो देखिए क्या होता है। Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके साइकोलॉजी के अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग लेवल्स ऑफ एग्जाम्स में कॉमन है पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है ये सिर्फ एक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बट कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि आपको सीयूईटी पीजी पे, नेट जेआरएफ में, गेट में, इवन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंसेस में देखने को ये मिलेंगी। तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं बिकॉज आपको डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ साइकोलॉजी, एंट्रेंसेस ऑफ साइकोलॉजी क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। ये टॉपिक्स आपको हर लेवल ऑफ एग्जाम में दिखेंगे, चाहे आप किसी भी एरिया को टारगेट कर रहे हैं। कॉमन टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, एंड इन्हीं टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। Now, before we get into these topics, इससे पहले कि हम देखें कि what are these topics, थोड़ी सी बात Power Within Psychology की भी कर लेते हैं। आप किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप सीयूईटी पीजी से लेके पीएचडी एंट्रेंसेस या सीयूईटी यूजी को टारगेट करें, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड हैं जो कि आपके हर एरिया ऑफ साइकोलॉजी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ जो एग्जाम्स गिवन है इनके अलावा और भी साइकोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन पावर विद इन साइकोलॉजी कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए जो नंबर गिवन है, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, या वेबसाइट पे भी आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारे पिछले साल के कुछ टॉपर्स रहे हैं। एंड अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब प्रैक्टिस कराया जाता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। एवरीथिंग इज completely prepared and given to you, provided to you. एंड इसके अलावा अगर आप कोई करियर गाइडेंस सेशन शेड्यूल कराना चाहते हैं, साइकोलॉजी में है, कंफ्यूज है करियर को लेके, तो आप उसके लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। या और भी कोई क्वेरी आती है तो अगेन नंबर गिवन है, आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी है। आप यहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू भी अगेन हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, दोनों पे अवेलेबल है। इस पे भी काफी सारा फ्री में कंटेंट है, लेक्चर्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, आप बिल्कुल सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम फटाफट से आ जाते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक, कई सारे टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा एटकिंसन शिफिन मॉडल ऑफ मेमोरी। तो ये क्या है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक्स जिनसे कि आपको सवाल देखने को मिलते ही हैं। मेमोरी रिलेटेड सवाल सिर्फ एटकिंसन शिफिन का मॉडल नहीं है, इसके अलावा आपके पास बैटली का भी मॉडल है, टल्विन का भी मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनसे आपके सवाल बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और मेमोरी के मॉडल्स को डिस्कस करें, प्लीज डू लीव इट और इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन। ओके जी। तो नाउ कमिंग टू दिस मॉडल, तो ये जो मॉडल है आपका किसकी बात करता है, ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरी और कैसे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है इसकी बात करता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप जो है आप जा रहे हैं मूवी देखने, तो यहाँ स्टिमुला है आपका कि आप एक मूवी देखने गए हैं, आप एक सिनेमा हॉल में गए हैं, कोई नई मूवी आई है उसको आप देखने गए हैं। अब जब आप एक मूवी थिएटर में बैठे होते हो तो वहां पे तो काफी सारी चीजें होती हैं, वहां पे एक और क्राउड भी होता है जो कि आपस में बातचीत कर रहे हो, आपके पास खाने को भी आपने भी कुछ ले रखा हो, मूवी से पहले बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, एड्स के अलावा आपके कुछ कुछ इनिशियली एक्टर्स एंड हेल्पर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेज उन सब के बारे में भी नेम्स एक्सेट्रा डिस्प्ले होता है जिसपे कि हम ध्यान नहीं देते उतना। तो ये क्या हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन
कुछ बिल्कुल जब तक है ब्रीफ सेकंड्स के लिए बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट होती है, एकदम मिनिमम सेकंड्स के लिए आपके सामने प्रेजेंट होती हैं, जिनको कि आप देखते हैं बट उन पे आप बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं पे करते। जैसे सपोज आप हॉल में बैठे हैं, आपके पीछे कोई बच्चा बैठा है, अब आगे स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, मे बी उसमें कुछ पोगो लिखा आ गया और वो चलाने लग जाए पोगो, तो एक सेकंड तो पोगो कार्टून चैनल है, देखा होगा बचपन में। तो अब वो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए, पॉइंट समथिंग सेकंड्स के लिए मे बी बात आप उसको सुने, ध्यान दें और फिर वो इंसिडेंट खत्म और बात भी खत्म, क्योंकि आपने उस पे ध्यान नहीं दिया, तो कोई मेमोरी फॉर्म नहीं हुई, ये बिल्कुल प्रेजेंट में थी। बहुत कैपेसिटी है इसकी, लेकिन टाइम जो है बिल्कुल ब्रीफ सेकंड्स का, के सेकंड्स की ये मेमोरी होती है। दैट इज योर सेंसरी मेमोरी। ओके, एंड अब इस सेंसरी मेमोरी पे अगर आप अटेंशन पे कर दें, अब यहाँ आप ध्यान देने लग जाए। जैसे अब मूवी चालू हो गई, मूवी चालू हो गई है, में भी हीरो है, हीरोइन है, इनके कुछ डायलॉग्स हैं, अब आप उन पे ध्यान दे रहे हैं प्लॉट को समझने के लिए क्या हो रहा है, तो ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगा। आप में भी जो हीरो है उसका कोई डायलॉग अच्छा लगा, तो आप उसको कुछ देर के लिए, मे बी 20 to 30 सेकेंड्स के लिए आपको याद भी रहे कि क्या डायलॉग मारा अभी हीरो ने या हीरोइन ने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जब आप सेंसरी मेमोरी में अटेंशन पे कर रहे हैं, तो वो भी कुछ सेकेंड्स की ही होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी। ओके, और इसकी लिमिटेड कैपेसिटी भी होती है। यहाँ पे मैजिकल नंबर 7 आता है, मतलब +-2 7, मतलब कि 5 to 9 तक की आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट मैजिकल नंबर 7 वाला किसने दिया था? जॉर्ज मिलर ने। ये भी याद रखना है, पूछ सकते हैं आपके पेपर में। यस, तो ये आपकी 5 to 9 आइटम्स की आपके यहाँ पे कैपेसिटी मानी जाती है, ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। अब यहाँ पे अगर आप चीजों को बार बार याद, अब जैसे हीरो का डायलॉग है, आपको बहुत अच्छा लग गया, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं कि मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आप उसका रिहर्सल कर रहे हैं, तो वो आपका इनकोड हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज आ जाएगी, तो आपको ये बहुत लंबे, मतलब इसकी कोई पोटेंशियल बिल्कुल अनलिमिटेड है, लंबे समय सालों साल तक के लिए हो सकता है आपको वो चीज याद भी रह जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिहर्सल नहीं करेंगे चीजों का, डायलॉग मारा हीरो ने, सुना आपने, फिर उसके बाद उसको आपने रिकॉल रिहर्स नहीं करा, तो फिर वो फॉरगेटिंग हो जाएगी, फिर आप उस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप रिहर्स करेंगे, जैसे मूवीज में गाने भी होते हैं, गाने तो हमें अच्छे लगते हैं, कैची लगते हैं, तो गाने तो हमें फट से याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे बार बार गाते हैं, रिहर्स करते हैं, उसके लिरिक्स को पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं। तो जब हम रिहर्सल कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए, रैबिलिटिव रिहर्सल, किसी भी तरीके का रिहर्सल, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉर्म हो जाता है। जैसे मूवीज के गाने वगैरह पूरे याद होते हैं, मस्त याद होते हैं, इनकोडिंग हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो कि काफी सालों तक भी आपको ये याद हो सकती है, दिन से लेके साल तक हो सकती है। अनलिमिटेड कैपेसिटी इसकी मानी जाती है। एंड यहाँ पे अब जो मेमोरी फॉर्म हो रही है, इसको आप कभी भी रिट्राइव भी कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कभी भी इसको रिकॉल रिट्राइव करना हो, यू कैन डू दैट, और रिहर्स करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। अगर बहुत जमाना बीत गया है, आपने इस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव नहीं किया है, रिहर्स नहीं करा है, तो अगेन फिर फॉरगेटिंग यहाँ भी हो सकती है। ओके, तो यही है आपका बहुत सिंपल सा प्यारा सा एटकिंसन शिफिट का मॉडल। तो यहाँ पे सबसे कॉमन सवाल जो आपका बनता है, वो इन स्टेजेस को अरेंज करने को बनता है। ये नेट लेवल पे भी बनता है, सीवीटी पीजी लेवल पे भी बनता है। आप पास्ट प्री वाईक्यूज निकाल के देखें, आपको हर दूसरे साल में ये सवाल जरूर दिख जाएगा। ओके, कभी कभी बैक टू बैक भी आते हैं। तो यस, ये आपको इनकी स्टेजेस, इनका यही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, किस तरीके से फॉर्म होती है, ये याद रखना है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। देन इसके बाद है कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस। ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है जिससे कि सवाल बनता है, और आपको आना ही चाहिए ये टॉपिक, किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? आइए देखें, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो कोलबर्ग ने बेसिकली स्टडी करी थी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करी थी, बहुत लंबे समय के लिए इन्होंने 10 की 12 साल की इनकी रिसर्च चली थी, जहाँ पे इन्होंने बच्चों पे ही, सारे बॉयज पे ही स्टडी करी थी, कॉकेशियन मेल्स पे, मॉरल डेवलपमेंट को समझ करने के लिए। तो इस चीज पे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है कि इनका जो पॉपुलेशन था, इनका सैंपल था, इनके जो डेमोग्राफिक थे, सारे लड़के ही थे, सारे कॉकेशियन मेल्स ही थे। कैरल गिलिगन ने इस पे क्रिटिसिज्म करा है, ये सवाल भी बन जाता है आपका। तो यस, अब एक क्रिटिसिज्म तो चलो था,
क्या इनकी स्टडी रही, क्या इनका फाइंडिंग्स रहा। तो उन्होंने कुछ स्टेजेस बनाई मॉरल डेवलपमेंट की, जिसको उन्होंने बांटा प्री कन्वेंशनल स्टेजेस पे, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या होता है इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज एक बच्चा है और उसके घर में उसके पापा जो है मे बी उन्होंने केक बनाया है या केक लेके आए हैं कि चॉकलेट केक है टेस्टी सा, टेबल पे रखा हुआ है, कि यानी केक बनाने की कोशिश करी है। दिस इज चॉकलेट केक, कैंडल भी लगी है लोग, कि वेरी डिलीशियस चॉकलेट केक है, इसमें पूरे फ्लावर व्लावर की फ्रॉस्टिंग वगैरह है। क्रिएटिविटी प्रो मैक्स। सो ये चॉकलेट केक है। अभी यहाँ पे बच्चा है, बच्चा देख रहा है चॉकलेट केक को, स्मेल भी आ रही है, मन हो रहा है कि अरे चॉकलेट केक बना है, मिल जाता तो मजे आ जाते। बट मम्मी ने बोल रखा है, पापा ने बोल रखा है कि चॉकलेट केक सबके लिए तो खाना नहीं है। तो अभी यहाँ पे उसे पता है कि मॉरली नहीं खाना है, तो किस किस तरीके से उसका ये मॉरल डेवलपमेंट रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला है अवॉइडिंग पनिशमेंट। सबसे पहली स्टेज होती है 3 से 7 साल की उम्र में देखने को मिलती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है आपका अवॉइडिंग पनिशमेंट, जिसको कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट बोलते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो अब सपोज जैसे बच्चा है, अभी इसका मन है खाने का, लेकिन इसको पता है कि अगर इसने केक खा लिया तो मम्मी पापा दोनों बहुत डांटेंगे, पनिशमेंट मिल जाएगी, और इसको पनिशमेंट नहीं चाहिए, इसीलिए अब ये केक ना खाए। ऐसे तो ये खा लेता, लेकिन इसको पता है कि डांट पड़ जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए ये नहीं खा रहा कि अरे ये केक खा लिया तो मम्मी बहुत डांटेंगी, छोड़ो नहीं खाते हैं। तो ये कौन सी मॉरल डेवलपमेंट हुई? ये हुई सबसे पहली स्टेज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की, जहां पे उनकी मॉरल रीजनिंग बेस्ड है कि क्या उन्हें इस एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा। उस बेसिस पे इनकी मॉरल रीजनिंग बेस हो रही है। सबसे पहली स्टेज है अवॉइडिंग पनिशमेंट। फिर इसके बाद आता है सेल्फ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बच्चा आप सोचे कि अरे केक तो लेकिन लग तो बहुत टेस्टी रहा है, पापा शहर की मतलब सबसे फेमस बेकरी से लाए हैं, बहुत नाम सुना है, खा लेते हैं, मजा आएगा, खाऊंगा तो टेस्टी लगेगा, यम यम बिल्कुल मजे मजे, तो खा लेता। ये है सेकेंड स्टेज मॉरल रीजनिंग की, सेल्फ इंटरेस्ट, जहाँ पे बच्चा या पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस पे मॉरल मॉरल रीजनिंग कर रहा है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, क्या मेरा कोई फायदा है इसमें, या मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा है तो कर लेता हूँ, नहीं है तो रहने देते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट है, टेस्टी लगेगा, बढ़िया लगेगा, खा लेता हूँ, नहीं अच्छा केक है, रहने देते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे बच्चा काम कर रहा है। ओके, तो ये आपके प्री कन्वेंशनल स्टेजेस हो गए। पहला यही सीक्वेंस है, सबसे पहला अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, फिर इसके बाद आ जाते हैं कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज होती है 8 से 13 साल की। यहाँ पे अब मॉरल रीजनिंग थोड़े एक्सटर्नल एथिक्स पे बेस्ड हो जाते हैं, एक्सटर्नली चीजें मैटर करती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गुड बॉय एटीट्यूड। अब यहाँ पे मम्मी क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे, भैया क्या सोचेंगे, ये चीजें मैटर करने लग जाती हैं। अब यहाँ पे बच्चा सोचेगा कि अगर मैं केक नहीं खाऊंगा तो मम्मी बोलेंगी अरे मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला बच्चा कितना समझदार है, नहीं खाया केक, तो इसलिए मैं केक नहीं खाऊंगा। तो ये होता है गुड बॉय एटीट्यूड, जहाँ पे अब दूसरे मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, गुड गर्ल गुड बॉय, इस बेसिस पे मॉरल रीजनिंग फॉर्म होती है। तो ये तीसरी स्टेज होती है। देन यू हैव लॉ एंड मोरालिटी, आपकी चौथी स्टेज कन्वेंशन की। तो अब यहाँ पे रूल्स आर रूल्स वाली बात आ जाती है कि रूल्स हैं तो उनको फॉलो करना है, रूल्स आर रूल्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये होता है यहाँ पे कि अब अगर रूल है कि केक नहीं खाना है तो केक नहीं खाना है, ये रूल बना हुआ है, इसको फॉलो करना है। सबके लिए सेम रूल है, सबको ही फॉलो करना है, मुझे भी फॉलो करना है। रूल्स आर रूल्स के मेंटेन करना है, लॉ ऑर्डर, यही एक तरीका है पीस वगैरह सबके लिए मॉरल रीजनिंग का। तो ये आपका फोर्थ स्टेज होती है कन्वेंशनल स्टेज की। ओके, इसके बाद आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, अडल्टहुड में देखने को मिलती है, जिसमें आता है आपका पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अब मेंटेन करते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, सोशल रीजनिंग को, कि अब यहाँ पे बच्चा सोचे कि या पर्सन सोचे कि सबके लिए केक आया है, तो एक बार पहले सबसे पूछ लेता हूँ कि किसी को खाना है, नहीं खाना है, क्या मैं खा सकता हूँ, बोल देंगे तो खा लूंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे अब एथिक्स की बात आ गई है, मेंटेन कर रहे हैं इन चीजों को। आप समझ रहे हैं कि जो लिखा हुआ रूल है उससे भी बियॉन्ड चीजें हैं,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मेंटेन करना है, इसके लिए इस हिसाब से अब इनकी रीजनिंग काम कर रही है, क्योंकि लेट्स कंसल्ट विद एवरीवन, और जो ऐसा मेजोरिटी का वोट आ जाएगा उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन जो है ले लूंगा, मॉरल रीजनिंग में चलेगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर फाइनल लास्ट स्टेज होती है प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ तक सब कोई नहीं पहुंच पाता है, प्रिंसिपल या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ओके, यहाँ तक अब सब नहीं पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ओके, ये जो अगर मैं केक चुपके से खा भी लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, या सब भूल भी गए, तो कोई ना कोई तो अपने हिस्से का केक सैक्रिफाइस कर रहा है, तो मैं इस सेंस में क्यों करूं? अगर केक है सबके लिए है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरा ही मुंह है, सिर्फ मुझे ही स्वाद आता है, बाकियों को भी आता है। तो उस ऑनेस्टी, उस इंटीग्रिटी से ही मुझे अपने काम करने चाहिए। सबका आके सब कोई खाएंगे, मैं अकेला यहाँ नहीं बैठा। इस सेंस में जब सोचने लग जाए, तो वो आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होता है, आपकी फाइनल स्टेज है पोस्ट कन्वेंशन की। यहाँ तक सब कोई नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, और यही आपकी 6 स्टेजेस हैं। इन पे आपका इस बार भी आपके हर लेवल ऑफ पेपर में एग्जाम सवाल बना ही है, और आगे भी ये बनेगा, बहुत कॉमन है, पता होना चाहिए, इस पे सवाल आता है। ओके, अब यहाँ पे जब कोलबर्ग ने स्टडी करी थी, तो उन्होंने अपने बच्चों सैंपल से हाइंस डिलेमा का सवाल करा था। हाइंस डिलेमा क्या था? यहाँ पे इन्होंने बोला था कि सपोज एक इंसान है, और इसकी ना वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, और वाइफ की तबीयत जो है, बेड रिडन है वाइफ, अब इसको ठीक करने के लिए एक दवाई है, और दवाई एक फार्मेसी बेच रही है, लेकिन वो बहुत महंगी दवाई बेच रही है, मतलब उतनी महंगी वो है भी नहीं जितनी वो दवाई फार्मेसी बेच रहे हैं, और उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, अगर उन्होंने वो दवाई नहीं दी तो वाइफ की डेथ हो जाएगी। अब ऐसे में इन हाइंस को क्या करना चाहिए? क्या चोरी कर लेनी चाहिए, या वाइफ को अब दवाई का प्राइस है नहीं पे कर सकते, उनके पास नहीं है पैसे, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब डेथ इज द वे, या कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस बेसिस पे उन्होंने ये मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज बनाई इस डिलेमा के ऊपर। तब आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अगर इस सिचुएशन में होते, आपसे मैं ये सवाल पूछूं, ये हाइंस डिलेमा, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? लेट्स सी आप कौन सा लेवल पे हैं, इसको हटा के ऑनेस्टली आंसर करना। ओके, तो एनीवेज ये हो गया आपका कोलबर्ग की स्टेजेस। फिर अगला है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब हम आगे फटाक से बायोसाइकोलॉजी, डेवलपमेंट से बायो। बायो पे भी आपके हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम्स में आपका सिलेबस का पार्ट ही है बायोसाइकोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, हॉर्मोन्स भी हैं जो पता होना चाहिए, जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं, ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सबसे सवाल बनते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड सो इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, कि जो कि आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, टू फ्रो कर रहे हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कि केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल बेसिस ऑफ मैसेजेस आपकी। कई सारे तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वंस जिनके आपके पेपर में सवाल बनते हैं वो ये है। लेट्स सी देम वन बाय वन। गाबा आपका सबसे ज्यादा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, आपका प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये सवाल बनता है कौन सा है? दैट इज गाबा। गाबा जो है ये आपको काम करता है, रिलैक्स करता है, कि जब आप ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पहुंच के उसके बाद जब आप वापस रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, नॉर्मल पीसफुल पीस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे गावा आपका रोल प्ले कर रहा है। गावा आप अपने आप से भी इसको रिलेट करें, अगला जो मूड आप एक्सपीरियंस करते हैं उसमें एसोसिएशन बनाने की कोशिश करें, कि अभी आई एम फीलिंग लाइक दिस, मे बी अभी मेरे बॉडी में ऐसा चल रहा होगा, दिस न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई दिस मूड। ऐसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद भी रहेंगी। तो गावा आपको रिलैक्स करता है। देन यू हैव एसिटिलकोलाइन, मेमोरी और लर्निंग में काम करता है आपका एसिटिलकोलाइन। एसिटिलकोलाइन मसल रिलेटेड रिफ्लेक्सेस फंक्शंस में भी काम करता है। एंड एसिटिलकोलाइन इट वाज वन ऑफ द इट वाज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कि डिस्कवर करा गया था। फन फैक्ट अबाउट एसिटिलकोलाइन, कि आपका फिर जो ब्लैक विडो स्पाइडर है उसका जो वेनम होता है वो भी एसिटिलकोलाइन का बहुत अगोनिस्ट होता है, इसके लेवल्स को बहुत ज्यादा
बॉडी में बढ़ा देता है। और जब एसिटिलकोलाइन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में, तो बॉडी फिर वो नेगेटिव रिएक्शंस एक्सपीरियंस कर सकती है, स्पैज़म्स वगैरह भी एक्सपीरियंस कर सकती है। ओके, तो कई सारे फन फैक्ट्स हो गए एसिटिलकोलाइन के बारे में। आपको याद इतना रखना है कि मेमोरी लर्निंग में ये है रिस्पॉन्सिबल एंड मसल रिलेटेड भी। मसल मेमोरी, मसल मसल रिफ्लेक्सेस रिलेटेड फंक्शंस में भी काम करता है। ओके, एंड प्लेट पोटेंशियल्स में काम करता है। देन यू हैव डोपामाइन। अब डोपामाइन क्या है? डोपामाइन आपके प्लेजर, रिवॉर्ड, मोटिवेशन में काम करता है। ये जो है आपका, जैसे जब आप रील्स देख रहे होते हो, इंस्टाग्राम में रील्स चलाते हो ना, तो वो जब आप चला रहे होते हो और आपको पता है कि मुझे पढ़ने बैठना है, पर आपका अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि बस 2 रील देख लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। बस 10 मिनट और चलाऊँगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। 1 और देख लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो ये जो 1 और 2 और 4 और करके आपका टाइम बर्बाद कर रहा है ना, ये भी आपका डोपामाइन ही है। तो डोपामाइन आपके इस तरीके के प्लेज़र, रिवॉर्ड, मोटिवेशन में काम करता है। ओके, कि बस 2 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 10 मिनट और। ओके, और इससे रिलेटेड इवन जब आपको किसी चीज़ का मे बी इवन जब लोग ड्रग्स कंज़्यूम करते हैं, तो उससे भी जो रिवॉर्ड वाली फीलिंग होती है, उसकी भी प्रोसेसिंग ये डोपामाइन ही करता है। प्लेज़र, मोटिवेशन, रिवॉर्ड रिलेटेड प्रोसेसिंग आपकी डोपामाइन करता है। देन यू हैव सेरोटोनिन, योर मूड रेगुलेशन, एपेटाइट, स्लीप, इन सब में काम करता है। आपका जॉय हार्मोन है ये। आपको हैप्पी-हैप्पी फ़ील कराता है, जब आपको अच्छा लग रहा है, हैप्पी एनर्जी है, एपेटाइट में, मूड में, स्लीप में, इन सब में आपका सेरोटोनिन रोल प्ले करता है। देन ऑक्सीटोसिन, सोशल बॉन्डिंग हार्मोन, हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर दोनों है ये। लव हार्मोन भी बोलते हैं इसको। लव हार्मोन, तो हमारे पास ऐसे भी हार्मोन्स हैं और या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं। तो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन सब आपके ऐसे आते हैं। तो ऑक्सीटोसिन आपका लव हार्मोन भी है। लव हार्मोन का मतलब कि ये जो है आपके, जब आपको अफेक्शन वाली फीलिंग आ रही हो, ऐसा बॉन्डिंग वाली फीलिंग आ रही हो, मे बी किसी भी क्लोज पर्सन के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे आपका ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। सिर्फ बॉन्डिंग हार्मोन, लव हार्मोन, जिस समय मदर प्रेग्नेंट होती है और जब जिस समय अ, वो बर्थ दे रही होती है अपनी बेबी को, उस समय भी ब्रेन बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बनाता है टू क्रिएट दैट लव, सोशल बॉन्डिंग वाली चीज़ें, बॉन्डिंग हार्मोन, लव हार्मोन, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर भी है ये। एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, ये दोनों आपके फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स हैं। दोनों ही आपके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अराउजल बहुत ज़्यादा है, फाइट या फ्लाइट करना है, वैसे में आपके दोनों हार्मोन्स काम करते हैं। प्लस इसके अलावा नोरेपिनेफ्रिन आपका कंसंट्रेशन में भी काफ़ी काम करता है। कंसंट्रेशन, एंड देन यू हैव ग्लूटामेट, आपका प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जैसे गाबा प्राइमरी इनहिबिटरी है, ग्लूटामेट प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये क्या कर रहा है? तो ये जो है, ये भी आपके लर्निंग में काम करता है, मेमोरी में काम करता है, लर्निंग में भी काम करता है और आपका लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कह रही हूँ, हाँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी काम कर रहा है ये आपका। प्लस ये प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये हो गए आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक रिसर्च के टॉपिक पे, सैम्पलिंग मेथड्स, वेरी इजी टॉपिक। रिसर्च पे हमने और काफ़ी क्लासेस यूट्यूब पे भी फ्री में करी हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट्स की भी करी हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। एंड कमिंग बैक, सैम्पलिंग से भी आपका सवाल बनता ही है। हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी के पेपर में सैम्पलिंग रिलेटेड सवाल कुछ ना कुछ आ जाता है। तो देखिए क्या होता है। सैम्पलिंग होती है आपकी 2 तरीके से क्लासिफाइड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या होते हैं ये? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन है, इसमें से जो सैंपल आपका बनेगा, हम रिसर्च करते हैं, तो हम पूरी पॉपुलेशन पे तो कर नहीं सकते। अब मुझे सपोज़ कोई स्टडी करनी है फीमेल्स के ऊपर, इतनी सारी फीमेल्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सब पे स्टडी करूँ, तो पूरी पॉपुलेशन पे मैं स्टडी नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स के ले लूँ जिसको कि मैं जिन पे मैं स्टडी कर सकती हूँ, जो फीज़िबल है, और इनकी जो फाइंडिंग आए, वो मैं बाकी पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज़ कर दूँ। ये मैं कर सकती हूँ और यही मैं करती हूँ, और इसी को बोलते हैं सैम्पलिंग। कि पूरी पॉपुलेशन पे तो आप स्टडी नहीं कर सकते, तो एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा ले लिया, उस पे स्टडी करेंगे और उनकी फाइंडिंग को सब पे जनरलाइज करेंगे। तो ये जो हिस्सा लिया है, यही आपका सैंपल है। ओके, तो अब सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? जहां पे आपके सैंपल के सिलेक्शन के चांसेस सबके इक्वल है, नोन है, इक्वल चांसेस, नोन चांसेस, केवल नोन चांसेस होते हैं, वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। जहाँ पे जितने भी लोग मेरे पॉपुलेशन में हैं, इन सबके मेरे सैंपल में आने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल है एंड देयरफॉर हमें पता है सबकी इतनी प्रोबेबिलिटी, तो हमें पता है कि कितनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है मेरे सैंपल का हिस्सा बनने का। व्हेयरएज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बात इसकी उल्टी होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अब सबके चांसेस इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं मेरे सैंपल में हिस्सा बनने का, कि कौन मेरे सैंपल में आएगा कौन नहीं आएगा, इसके चांसेस अनइक्वल होते हैं एंड देयरफॉर अननोन भी होते हैं। हमें पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली तुम्हारे क्या चांसेस है कि तुम मेरे सैंपल का हिस्सा बनो और तुम्हारे क्या है कि नहीं बनो। ओके, तो अब इनमें क्या क्या आता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, सैटिस्फाइड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है जहाँ पे आप बिल्कुल रैंडमली लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन में आने के लिए। जैसे अब आप चिट्स ड्रॉ करें कि एक सबका नाम लिख के आप एक बोल में डाल दें और वहां से चिट्स ड्रॉ करें, जिस जिसका नाम आता गया वो आपके सैंपल का पार्ट हो गया। एक लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करें, फिश बोल टेक्निक का इस्तेमाल करें, ये आपका सबके चांसेस इक्वल है, किसी का भी नाम आ सकता है स्टेट में, जिसका आया वो सिलेक्ट हो गया। तो ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, फिर उसके बाद आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे अब हम एक nth नंबर डिसाइड करते हैं, nth नंबर निकालते हैं और उस बेसिस पे, उस nth एलिमेंट के बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं कि हम हर 5th पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, हम हर 10 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। ये हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरा कितना पॉपुलेशन है और मेरा कितना मुझे सैंपल चाहिए। अगर मेरा 10 लोगों का पॉपुलेशन है और मुझे जो है 2 लोग चाहिए, तो मैं हर 5th पर्सन को, एंड मेरा 5 आ जाएगा, हर 5th पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लूंगी। तो 2 लोग मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगेन कोई भी हो सकता है वो 5th पर्सन, तो कोई भी निकल सकता है वो, तो बिल्कुल रैंडम है, सबके चांसेस इक्वल है और ये आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाएगा। ओके, एक nth नंबर एलिमेंट निकलता है जिसपे कि हम सिलेक्शन करते हैं, हर nth पर्सन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब यहाँ पे हम स्ट्रेटास बनाते हैं, हम जो है अपनी पॉपुलेशन का स्ट्रेटास बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं और फिर उन स्ट्रेटास से हम रैंडमली असाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे मेरी पॉपुलेशन है, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, या उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, इसमें 0 to 10, 10 to 20, 10 to 30, 30 to 40, ऐसे अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। अब इनको मैं अपना स्ट्रेटा बना लूँ, फिर इनमें इनकी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट होगी। अच्छा, 10 से 20 साल के लोगों में कुछ लोग हैं, 20 से 30 में कुछ लोग आते हैं, 30 से 40 में आते हैं, ये मेरे स्टेटस बन गए। तो मैंने ये स्टेटस बना दिया, अपने पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स बना लिए। अब उससे फिर मैं रैंडमली सिलेक्ट करूँ, कुछ अब मैंने अपने पहले स्टेटस से, कुछ दूसरे स्टेटस से रैंडमली सेलेक्ट करा, तो वो होता है जो कि मेरा फिर फाइनल सैंपल बनेगा, वो होता है मेरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में अब मेरे पास क्लस्टर्स हैं, जैसे सपोज इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं आपके पास यूपी है, एमपी है, गुजरात है, बिहार है, ये अलग अलग स्टेट्स हैं आपके पास। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्लस्टर्स को पूरा पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं और कुछ को छोड़ दे रहे हैं। जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में तो हमने स्टेटा बनाए और हर स्टेटा से ही कुछ कुछ लोग सिलेक्ट होंगे रैंडमली। क्लस्टर सैम्पलिंग में अब मेरे पास स्टेटास नहीं, क्लस्टर्स हैं, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ क्लस्टर पूरे पूरे कंप्लीट उनकी पॉपुलेशन सिलेक्ट हो जाएगी और प्लस कुछ पूरे पूरे छूट जाएंगे, वहां से हम एक पर्सन को नहीं उठाएंगे। ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। जैसे आप हो, आपके शहर में बहुत सारे स्कूल्स होंगे, मुझे कुछ स्टडी करनी है स्कूल के बच्चों पे, तो यहाँ पे एक ए स्कूल है, बी स्कूल है, सी स्कूल है, डी स्कूल है, मैं मे बी ए और डी स्कूल को ले लूँ, पूरी पूरी पॉपुलेशन उनकी ले लूँ, बी और सी स्कूल को पूरा पूरा छोड़ दूँ, वहां से किसी को ना लूँ। तो ये क्या हो गया, ये मेरी क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। तो यहाँ भी कौन से स्कूल को मैं सिलेक्ट करूंगी, कौन से को छोड़ूंगी, इसके बिल्कुल इक्वल चांसेस है, बिल्कुल नॉन प्रोबेबिलिटी है, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं, इसमें आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जिसको चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब आपके पास हार्ड टू रीच पॉपुलेशन है, हार्ड टू रीच सैंपल है। ऐसा सैंपल सपोज आप स्टडी कर रहे हो मेरी अंडर कवर रीजन्स पे, आप चलते फिरते तो आपको नहीं मिलेंगे अंडर कवर रीजन्स,
तो बट आपको चाहिए सैंपल, आपको मे बी कोई एक पर्सन मिला है, आप उनके जान पहचान में हो सकता है हो, तो आप इनको बोलें कि मेरे लिए तो और सैंपल अगर ला सकते हो, मुझे बता सकते हो सैंपल के बारे में तो बताओ। तो ये आपको 2 और सैंपल के बारे में बताएँगे। फिर वो सैंपल अब आपको एक और सैंपल के बारे में बताए, वो आपको कुछ और सैंपल के बारे में बताए। तो आपका सैंपल ही आपका सैंपल ला रहा है क्योंकि बहुत हार्ड टू रीच ग्रुप है, आपको नहीं मिल रहा। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग या चेन सैंपलिंग और जैसे चेन सी बनती जा रही है। आपने अपने एक सैंपल को बोला, एक सब्जेक्ट को बोला, वो 2 और सब्जेक्ट को ला रहा है, वो 2 और को ला रहा है, इस तरीके से आपका सैंपल बना है। ये आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाती है। कन्वीनियंस सैंपलिंग जिसको कि एक्सीडेंटल या हैज़ार्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको मिल गया आपने उनको ले लिया। जैसे सपोज़ अभी मुझे करनी है स्टडी, अब मैं अपने मोहल्ले में उतरूँ, जो पहले 15, 20, 30 लोग मुझे मिले, उनको मैंने सैंपल ले लिया। तो अगेन सबके सिलेक्शन के चांसेस इक्वल नहीं है। जो मेरे मोहल्ले में उस समय होगा, उसी के चांसेस इक्वल है, जो मेरे मोहल्ले में नहीं है, उसके चांसेस खत्म हो गए। तो नॉन प्रायोरिटी है। और कन्वीनियंटली बिल्कुल मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है, उसको मैंने ले लिया सैंपल। तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है। ओके। देन कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग में अब मेरे पास एक फिक्स कोटा है कि मुझे 15 मेल चाहिए और मुझे 15 फीमेल चाहिए, इस तरीके का कुछ मेरा कोटा है। और अब जो मेरी पॉपुलेशन है उसमें से मैं सिलेक्शन करते जाऊंगी और मैं तब तक करूंगी जब तक मेरा ये कोटा जो भी मैंने बनाया है वो फुलफिल ना हो जाए। तो अपना कोटा फुलफिल करने के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी सबके सिलेक्शन के चांसेस इक्वल नहीं है और ना ही नोन है, तो ये भी नॉन प्रायोरिटी सैंपलिंग में आता है। ओके, तो ये हो गए मेरे सैम्पलिंग के मेथड्स एंड दीज वर सम टॉपिक्स फॉर टुडे। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई और न्यू वीडियो, कोई और न्यू टॉपिक पे आपको अगर करना है डिस्कस, तो उसके बारे में भी प्लीज डू इन्फॉर्म। एंड यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। टेक केयर, बाय बाय।